आज हम पुनः 1857 की क्रांति के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे और इस के अंतर्गत हम विद्रोह का आरंभ जो हुआ, पिछले लेक्चर में हमने कारण डिस्कस किए थे। अब हम विद्रोह की जो गतिविधि रही है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही हम स्वरूप भी देखेंगे इसका। इस क्रांति को कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि ये क्रांति अनियोजित थी, यानी इसको कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पूर्व में नियोजित थी। वस्तुतः ये कहना कुछ कठिन है कि ये सोची समझी योजना थी, क्योंकि इसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर किया है। इसमें धार्मिक नेता, पुराने शासक, कुछ कृषक, सैनिक, सामान्य जनता, सबने मिलकर इसमें भाग लिया था। और इसका जो प्रचार का माध्यम था वो रोटियां यानी चपाती और लाल कमल का फूल था। तो इसके प्रचार के लिए तीर्थ स्थलों पर, मेलों में, उत्सवों में कई जगह इसके जो चिन्ह थे उनका प्रयोग किया गया। विद्रोह संपूर्ण भारत में 31 मई 1857 को होने वाला था, किंतु ये समय से पूर्व हो गया, जब बैरकपुर में सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मनाही कर दी और फिर एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और मंगल पांडे इस बलिदान की पहली आहुति बना। तो इसकी जो शुरुआत थी वो बैरकपुर से हुई थी। हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में जो इसका फैलाव का क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत को कवर कर रहा था। तो बैरकपुर में ये विद्रोह मेरठ के अंदर हुआ 24 अप्रैल 1857 में, और मेरठ की छावनी में 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से, इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फलस्वरूप परेड में 85 सैनिकों को हटा दिया गया, यानी निकाल दिया गया और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को सैनिकों ने खुला रूप से विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें ये अनुचित लगा। जैसा हम पूर्व में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कारतूसों का इंट्रोडक्शन जो था वो सैनिकों को लगा कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया है। तो सैनिकों ने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों पर खुलकर गोलियां चलाई। उन्होंने अपने साथियों को मुक्त किया और वहाँ से वो दिल्ली की ओर चल पड़े और फिर वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह द्वितीय शासक था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर दिया था, और वो इस विद्रोह से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसको जनता ने अपना सम्राट घोषित किया और भारतीय रजवाड़ों को सहायता के लिए पत्र लिखे गए। भारतीय रजवाड़े, जैसा हम पहले जब कारण डिस्कस कर चुके हैं तब हमने डिस्कस किया है कि भारतीय राजा जो लोग थे वो बहुत ही डलहौजी के सिद्धांतों की वजह से अप्रसन्न थे और वो चुपचाप किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करने की योजना तो बना रहे थे, किंतु उसका वो क्रियान्वयन कैसे करेंगे वो अभी निश्चित नहीं था। और जैसे ही सैनिकों ने अपना विद्रोह खोला तो ये रजवाड़े जो थे ये अपना समर्थन देने के लिए तैयार हुए। बहादुर शाह ने बहुत सारे शासकों का समर्थन प्राप्त किया। 4 मार्च 1857 को कानपुर में विद्रोह शुरू हुआ और कानपुर के अंदर नाना साहब को अपना नेतृत्व सौंपा गया था, यानी अपना नेता माना गया विद्रोहियों के द्वारा। फिर उसके बाद झांसी में जून में 1857 के अंदर विद्रोह हुआ, जहाँ पर गंगाधर राव की पत्नी ने, लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का झंडा उठाया। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष के थे, जमींदार, उन्होंने विद्रोह का संचालन किया। फिर नाना साहब ने अवध के अंदर, उसके अलावा मध्य भारत के अंदर विद्रोह का बिगुल उठा। आरा में विद्रोह हुआ, लखनऊ में विद्रोह हुआ और फिर ये विद्रोह बढ़ता हुआ रुहेलखंड पहुंचा
वहाँ से फिर फैज़ाबाद, इलाहाबाद, बरेली। हम देखते हैं कि भारत के बहुत से भागों में ये उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में ये फैल गया। दक्षिण भारत में भी बहुत से नेतृत्वकर्ता थे, जिनमें मौलवी सैयद जो कि हैदराबाद के थे, अनाजी फडणवीस जो कि कोल्हापुर में थे, छोटा सिंह जो कर्नाटक में थे। उसके अलावा मद्रास के अंदर गुलाम गौस सुल्तान बख्श ने नेतृत्व दिया। अरणगिरी व कृष्णा ने चिंगलपुट में। कोयम्बटूर के अंदर मुलबगाल स्वामी के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। मुल्ला अली, कोनाजी सरकार, विजय कुदरात, कुंजी भागा ने केरल के अंदर किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्खन, सुदूर दक्खन तक ये चिंगारी फैल चुकी थी। तो ये एक तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया था। इसमें सभी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जाति के लोग शामिल हुए थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने का मोर्चा अपने हाथों में लिया था। किंतु फिर हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह था ये असफल हुआ। इस विद्रोह के असफल होने के जो कारण रहे, उन कारणों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे कारण थे, ऐसे कारण थे जो अंग्रेज़ों के लिए पक्ष में इस विद्रोह को समाप्त करने में अपना समर्थन दे रहे थे। ये संपूर्ण भारत में तो फैला, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जो शांत रहा, जैसे पंजाब का भूभाग और राजपूताना कश्मीर। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के लोग अंग्रेज़ों के प्रति या जाके शासक अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान रहे। हैदराबाद का निज़ाम, कश्मीर का राजा गुलाब, पटियाला के सिख शासक, ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपना समर्थन दिया और इस विद्रोह को अपने क्षेत्र में दबाने में अंग्रेज़ों की मदद करी थी। जब हम कारण देखते हैं तो हम कारण में देखते हैं कि विद्रोह की असफलता का जो प्रमुख कारण था वो एक नेतृत्व की कमी था। यानी देशव्यापी नेतृत्व जो था वो एक नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया था और मुगल सम्राट को निश्चित तौर पर उन्होंने अपना सम्राट घोषित किया था, किंतु वो वृद्ध हो चुका था, दुर्बल व्यक्ति था, निराशावादी व्यक्ति रहा, इसलिए वो एक कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाया। नाना साहब, तात्या तोपे, झांसी की लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये जो नेता थे इनके इरादे तो पक्के थे, लेकिन इनमें अखिल भारतीय नेतृत्व का जो एक तालमेल जो था उसकी कमी नज़र आई और इनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास का भाव भी नहीं देखा गया। सैनिकों में अनुशासन का अभाव रहा क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से उठे हुए थे और इनमें आधुनिक शस्त्रों की इनमें कमी रही। योग्य सेनापति का अभाव रहा, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा इस विद्रोह के समाप्त होने का। भारतीय सैनिक जो थे वो बर्छी, तीर, कमान, इस प्रकार के जो तलवारें, इस प्रकार के हथियार लेके युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज़ी सैनिकों के पास बंदूकें थी, राइफलें थी, तोपखाने थे और वो बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस थी। फिर हम देखते हैं कि ये समय से पूर्व हो गया, जो कि रजवाड़े या शासक जो इकट्ठा होकर कुछ प्लान कर रहे थे उससे पहले ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये भी एक कारण रहा इसकी असफलता का। एक अन्य कारण था कि लॉर्ड कैनिंग का साहस और उदारवादी नीति तथा योग्य नेतृत्व जो रहा उसने क्रांतिकारियों को एक तरीके से चुनौती दी थी। फिर राजपूत, सिख, गोरखे अपनी वीरता के लिए जगत व्यापी में विख्यात तो थे, किंतु इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन दिया और ये जो समर्थन था ये समर्थन अंग्रेज़ों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ और भारत में जो एक स्वतंत्रता की लहर उठी थी वो
आगे नहीं बढ़ पाई। दक्षिण भारत में भी कुछ कुछ क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये फैला और काफ़ी क्षेत्रों में उदासीनता रही और ये अंग्रेज़ों के लिए एक तरह के से बोन रहा, यानी एक वरदान रहा। यदि दक्षिण भी उत्तर भारत की जैसे इस संघर्ष में अपना योगदान देता तो अंग्रेज़ों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी। फिर हम देखते हैं कि ज़मींदारों ने, साहूकारों ने और व्यापारियों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए कंपनी शासन को अपना समर्थन दिया। इसमें जो अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त जो वर्ग था वो भी तटस्थ रहा, उसने भी किसी तरीके से अंग्रेज़ों के विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जो जन आंदोलन था वो मोटे रूप में कुछ ही लोगों तक सीमित रहा और ये एक कारण रहा कि ये सफल नहीं हो पाया। जब हम अंग्रेज़ी परिस्थितियों की बात करते हैं तो अंग्रेज़ों का क्रीमिया युद्ध में रूस से पराजित हो जाना और अफीम युद्ध में चीन के पराजित हो जाने की वजह से भी उनका मनोबल बढ़ा था। ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो थी वो फेल हो गई थी भारत में। अब हम इसके स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहासकारों में बहुत सा मतभेद है इसके स्वरूप को लेकर। कुछ विद्वान इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं तो कुछ इसे प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम मानते हैं। हम जब इसे प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे जो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थापित कर सकते हैं, किंतु कुछ भारतीय इतिहासकार इसे एकमात्र सैनिक विद्रोह ही स्वीकार कर रहे हैं। सर जॉन सीले, जॉन लॉरेंस जो कि विदेशी इतिहासकार हैं, V.S. स्मिथ, ये सब इसे एक सैनिक विद्रोह मान रहे हैं। उनका कहना है कि चर्बी वाला कारतूस ही एक मूल कारण रहा इस विद्रोह का, और जब ये विद्रोह हो गया तो इसमें जनसाधारण ने भी और शासकों ने भी अपना समर्थन दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, यानी सामंतों से जो उनके अधिकार छीन लिए गए थे, वो जो अब से पूर्व एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अपने आप को भारत में स्थापित किए हुए थे, वो अब स्थिति नहीं रही, और इसलिए ये विद्रोह जो था वो सामंती विद्रोह के रूप में तो हालांकि उभर के आया, लेकिन हम देखते हैं कि इसको सामंती विद्रोह कहना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सामंतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। उनका ये कहना है कि ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था। हालांकि शुरुआत इसकी सैनिक विस्फोट से हुई थी, किंतु ये स्वतंत्रता संग्राम था। दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, और पट्टाभी सीतारामैया ने इसे एक महान स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसमें सभी वर्गों ने अपना योगदान दिया था। तो हम देखते हैं कि इसे विप्लव के रूप में भी नहीं स्वीकार रहे हैं, जैसे R.C. मजूमदार इसे विप्लव कहना चाह रहे हैं कि ये एक दबी हुई चिंगारी थी जो अचानक से फूट कर आ गई, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। कुछ इतिहासकार इसको इस रूप में देख रहे हैं, जिसमें R.C. मजूमदार सबसे प्रमुख हैं। सर जेम्स इसे मुस्लिम विद्रोह कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया था उसमें हिंदू ने भी अपना समर्थन दिया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के विरोध में आवाज़ उठी तो वो उनके लिए भी एक तरीके से उनको भी भारत से, हिंदू भी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने उसका समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह था, ये जिसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई
वो क्रांति के साथ हुई, सैनिक क्रांति के साथ हुई, किंतु बाद में इसे बहुत सारे स्वरूप देखे गए। इसे हम स्वतंत्रता का संग्राम मान सकते हैं, लेकिन इसे क्रांति नाम दिया जाए तो ये बेहतर होगा। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये इस मैप में ये दिखाया गया है कि इतने क्षेत्र में, उत्तर भारत के इतने बड़े क्षेत्र के अंदर ये जो क्रांति थी ये फैल गई थी। अब हम इसके परिणामों की यदि बात करते हैं तो हम पाएंगे कि इसके परिणाम बहुत अभूतपूर्व निकले और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में अपने आप को स्थापित करने का मौका दिया। मजुमदार कह रहे हैं कि ये एक विस्फोट था जो कि भविष्य की अंग्रेज़ों की जो भावी योजना थी उसके विकास में उसने समर्थन दिया। और संवैधानिक दृष्टि से भी अंग्रेज़ों ने और अपने आप को भारत में डायरेक्ट अंग्रेज़ी शासन के इन्वॉल्वमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इस क्रांति का योगदान था। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया और उसके अनुसार उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अब भारत में शासन कर रही थी, उसका अंत कर दिया और अब भारत का शासन सीधा क्राउन के हाथों में आ गया था। भारत में एक राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई। 8 सलाहकार इसमें से सरकार द्वारा मनोनीत थे और 7 जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाने थे। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इसकी 1858 नवंबर 1858 में इसकी घोषणा करी और इस घोषणा के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और अब क्राउन का यानी अंग्रेज़ी सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल भारत पर स्थापित हो गया। भारत में एक सर्वोच्च अधिकारी की नियुक्ति करी गई जो अब गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय के नाम से भी जाना गया। उसने कहा कि अब भारत में वो किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे और जो देसी राज्य हैं, जो रियासतें हैं, वो अपने राज्यों को संभाल पाएंगी और गोद लेने के अधिकार को पुनः दिया गया। ये जो घोषणा पत्र था ये मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया और इसमें भारतीय जनजीवन को वास्तव में उन्नत करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर सेना का पुनर्गठन किया गया। अब तक भारतीय सेना के अंदर यानी अंग्रेज़ी सेना जो भारत में थी उसके अंदर भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा ही किया गया था। तब उनकी संख्या कम कर दी गई। 77 रेजिमेंट जो थी वो भंग कर दी गई और अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। उन्हें जातिगत और सांप्रदायिक तत्वों को ध्यान में रखकर अलग अलग रेजिमेंट्स में बांट दिया गया, जैसे गोरखा रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट। उनको जातिगत तरीके से बांट दिया गया जिससे कि उनमें एकता पुनः उत्पन्न ना हो सके। अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। मुसलमानों के प्रति जो घृणा का भाव था उसे और बढ़ावा दिया हिंदुओं में और एक तरीके से इस नीति से उन्होंने अपने लिए फ़ायदे उत्पन्न किए। फिर भारतीय रियासतों के प्रति कुछ पुरस्कार की जो उनके प्रति वफादार बने रहे उन्हें अपने राज्यों में मुक्त रखने की घोषणा की गई और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया और जो राज्य विद्रोही हुए उन्हें एक तरीके से सजा देने की कोशिश की गई थी। आर्थिक व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी आदि व्यापार को बढ़ावा दिया और भारतीय कुटीर उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी 3 करोड़ 60 लाख पाउंड का कर्जा छोड़ के गई थी, जिसकी पूर्ति अब भारतीय जो सरकार थी, जो भारत में आ गई थी, उसे भारतीयों से ही प्राप्त करना था, यानी शोषण जो था वो भारत में अब बढ़ने वाला था। भारत में इस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ और हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसकी जो विफलता हुई, उसने धीरे धीरे भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दिशा के अंदर प्रयास जो थे वो आरंभ हो गए और 1855 ईस्वी में भारत के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1875 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रीय भावना की ओर कदम बढ़ा दिया गया।